Hey guys, good evening. Welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts tutor. So this video is for class 12th accountancy students जिनका बोर्ड का एग्जाम है 2025। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बुक की कितनी वेटेज है मार्क्स वाइज एंड जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो क्या रहने वाली है और क्या आपको ऐसी स्ट्रेटजी जो है फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपना 100% स्कोर कर पाओ। तो एज द एज यू हैव सीन द थंबनेल कि 40 डेज वो आखिरी 40 दिन आपके पास बचे हैं जिसमें आपने अपना 100% देना है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप सोचो कि टाइम अभी कम बचा है तो हाउ कैन वी complete all the syllabus and how can we revise everything। तो ये अगर आप डिटर्मिन कर लो कि हमें करना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम करें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है तो आप उसका एप्लीकेशन कर पाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। आपको जो फंडामेंटल्स है, जो थ्योरी पार्ट है उस पर फोकस करना पड़ेगा so that you can do the practical comfortably, right? तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी बुक का कितना वेटेज है और चैप्टर वाइज कितना वेटेज है और चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे करोगे आप, राइट? और अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखते हो कि हमें इस टॉपिक में डाउट है या अभी तक पूरा साल बीत गया अभी तक वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी। और मैं कोई यहाँ पे पेड प्रमोशंस नहीं कर रही। जैसे कि मेरी भी बुक्स हैं अमेजोन पे, मैंने भी ई बुक्स काफी पब्लिश की है अकाउंट्स को लेके। बट ना ही मैं आपको कोई कोर्स परचेज करने के लिए बोल रही, ना ही मैं कोई आपको बुक परचेज करने के लिए बोल रही हूँ। तो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक फ्रॉम एनी चैप्टर इन तीनों बुक्स में से, तो उसके लिए अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए हम आई विल ट्राई माई 100% कि वो आपको क्लियर हो जाए, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले कि क्या जो है वेटेज रहने वाला है बुक वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So our first book is Accounting for Partnership Firms. Accounting for Partnership Firms. So this is book number 1, right? और सेकंड बुक है हमारे पास, पहले इसका हम देख लेते हैं। ये आपको आता है 36 मार्क्स का, राइट? 36 मार्क्स का पेपर जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में से आएगा, फर्स्ट बुक में से। एंड सेकंड बुक वी हैव अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, दिस इज बुक नंबर 2। और इसमें से आपको आता है पेपर में 24 मार्क्स का, 24 मार्क्स का। एंड बुक नंबर 3 वी हैव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दिस इज बुक नंबर 3 जिसमें से कि आपको 20 मार्क्स का आएगा, राइट? तो ये हमने देख लिया बुक वाइज जो वेटेज है वो क्या रहने वाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। तो फर्स्ट जो बुक है हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, पार्टनरशिप अकाउंटिंग बुक नंबर 1। इसमें जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स
पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में से आपको 9 to 11 मार्क्स का आता है क्वेश्चन पेपर में, 9 to 11 मार्क्स का, राइट। तो बहुत ज्यादा इसकी वेटेज है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो पार्टनरशिप फंडामेंटल की, तो जिसमें से कि आपको 1 मार्कर एंड 3 मार्कर के जो क्वेश्चन है वो मेनली आते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुडविल की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, तो इसमें से आपको ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। एज वी नो, इसमें 3 जो मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने के, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सारा कुछ। एंड उसके बाद हमारा आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आप इसकी वेटेज की बात करो तो वो काफी कम है, 1 to 2 मार्क्स। बट अगर आपने ये सोच के छोड़ दिया कि ये तो 1-2 नंबर का ही आता है, किया ना किया तो एक ही बात है, तो ऐसा यू आर थिंकिंग रॉन्ग, ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपको, वो आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में आपको काम आएंगे, राइट। तो इसको जो है हमने इग्नोर नहीं करना है, इसको फुल फ्लेज करके चलना है, चाहे ये 1 या 2 नंबर का आता है, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन की, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये आता है आपको 8 मार्क्स का। तो ये 8 मार्क्स आप तभी स्कोर कर पाओगे अगर आपने जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर रखे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तो ये आने वाले हर चैप्टर्स में आपको काम आएंगे, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। तो नेक्स्ट इसमें से आपको 1 मार्कर भी आ सकते हैं, और इसमें से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, 6 मार्क्स का भी, राइट, एडमिशन में। नेक्स्ट वी हैव रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एंड डेथ, 5th नंबर, रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें से आपको 7 to 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 7 to 10 मार्क्स का, राइट। इसमें आपको 1 मार्कर भी देखने को मिल सकते हैं, 3 भी, और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, राइट, रिटायरमेंट और डेथ में। नेक्स्ट है हमारा डेसोल्यूशन, नंबर 6 वी हैव डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको मेनली 5 मार्क्स का रहता है एग्जाम में, 5 मार्क्स का, राइट। तो इसमें मेन आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है, रियलाइजेशन अकाउंट भी पूछा जाता है, तो वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स बुक नंबर 1 का जो क्या वेटेज है चैप्टर वाइज वो रहने वाला है। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंड बुक, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें मेन 2 ही चैप्टर है हमारे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसमें आपको 14 to 18 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आ सकती है, 14 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स में से, जिसमें कि क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इशू है, रीशू रीइशू है, और फोर फीचर है,
कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, प्रोरेटा अलॉटमेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जो है, ये काफी ज्यादा वेटेज का अकेला ही चैप्टर आता है, तो इसको आप जो कोई भी इसका बेसिक है वो आप स्किप नहीं कर सकते, तो ये आपको करके जाना ही जाना है, राइट। तो ये आ गया आपका फर्स्ट चैप्टर। और सेकंड चैप्टर है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये आता है आपको ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का, राइट। तो अगर ये 14 का आया और ये 10 का, तो 24 का ये इसमें से रहता है आपको एग्जाम में, राइट। एंड थर्ड बुक वी हैव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक नंबर 3। तो इसमें से आपको जो है फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से आपको जैसे कॉमन साइज है, कंपैरेटिव है, और क्या जो है हेड्स के अंडर आएगा, सब हेड्स के अंडर आएगा, तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो ये 7 मार्क्स का आपको आता है, 7 मार्क्स का, राइट। और नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज आपको 5 मार्क्स का आता है, 5 to 6 मार्क्स का। 5 to 6 मार्क्स, जिसमें 1 मार्कर भी हो सकते हैं और 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट, अकाउंटिंग रेशियोज में। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये आपको 8 नंबर का अकेला ही चैप्टर जो है वेटेज रखता है, 8 मार्क्स का आता है, राइट। 1 मार्क के भी आ सकते हैं और 6 मार्क का भी आ सकता है, इसमें 6 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये कैश फ्लो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और शेयर कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अकेले अकेले चैप्टर ही इतनी वेटेज सॉरी रखते हैं, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो कौन से हैं, कि अगर आप बहुत एज टू एज चल रहे हो कोई बच्चा, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर जो है, वो कौन कौन से हैं। तो वो है आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप। तो मैं 4 ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बताने वाली हूँ। पार्टनरशिप फंडामेंटल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट स्कोरिंग है, इसका जो वेटेज है वो भी ज्यादा है, और ये है भी इजी चैप्टर, राइट। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि अकेला ही 8 नंबर का आता है, राइट। थर्ड वी हैव इशू ऑफ शेयर्स, जो कि अकेला ही कितने 14 मार्क्स का आता है, इशू ऑफ शेयर्स 14 नंबर का। और फोर्थ लास्ट वन चैप्टर जो है इशू ऑफ डिबेंचर। तो अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स आ गया है, क्लियर है, तो आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स में कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। तो ये हो गया हमारा चैप्टर वाइज स्कोरिंग क्या है, और कौन सा जो चैप्टर है वो कितनी वेटेज रखता है, और कौन से जो 4 चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स आप इनको बोल सकते हो, राइट। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या मेन टॉपिक्स है और क्या कैसे आप उसको कर सकते हो। फर्स्ट वी हैव अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। फर्स्ट बुक की हम बात कर लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, राइट। चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्या क्या ऐसा देखने वाला है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है आपका पार्टनरशिप डीड रहता है।
पार्टनरशिप डीड क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, राइट, जिसमें आप सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो। तो ये क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कि कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, राइट। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म के पास अगर डीड उन्होंने नहीं बनाया तो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लगेंगे, राइट। तो रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म के पास तो कौन से रूल्स जो है एप्लीकेबल किस किस के रिगार्डिंग होंगे। तो वो है आपका कि आईओसी देना है या नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके रिगार्डिंग क्या रूल लगेगा। तो वो नहीं देना होता, राइट। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, मैं इतनी डिटेल में अभी नहीं जा पाऊंगी। तो अगर आपको लगता है कि कुछ इशू है स्पेसिफिकली इन एनी टॉपिक देन यू कैन टेल मी, राइट। आईओडी के रिगार्डिंग क्या रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करेगी फर्म या नहीं करेगी, राइट। और उनका पीएसआर क्या रहने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या रहने वाला है। अगर डीड में नहीं लिखा, सपोज 5:3:2 है, एबीसी पार्टनर्स है और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट लॉसेस, 5:3:2, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, राइट। इफ दैट्स नॉट देयर, द पीएसआर इज एब्सेंट इन द डीड और डीड इज नॉट देयर, राइट। तो वो क्या चलेगा, फिर 1:1:1, यानी कि इक्वल जो है उनका पीएसआर रहने वाला है। तो ये सारे रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो अगर ये आपको पता नहीं है तो यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो आप वो सॉल्यूशन गलत कर दोगे। और सैलरी के रिगार्डिंग क्या है कि क्या डीड नहीं है या डीड में मेंशन नहीं किया वो, तो सैलरी देनी है या नहीं देनी। तो सैलरी नहीं देनी होती, बट आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट है एडमिशन को लेके कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है क्या उसको लेना है, उसको एडमिट करना है या नहीं करना, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो क्या कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये आपको करना है, राइट। तो इसके बिना आपका काम जो है वो नहीं चलने वाला, राइट। तो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन के, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो आपको देखने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन दो तरह का होता है। एक तो फर्म ने लिया है लोन या फर्म ने दिया है लोन। दो तरह के लोन होते हैं, एक फर्म दे रही है और एक फर्म ले रही है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स लगने वाले हैं इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। आईओसी के रिगार्डिंग, आईओडी, पीएसआर, सैलरी, एडमिशन ऑफ, सॉरी एडमिशन ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके रिगार्डिंग क्या क्या जो रूल्स हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो कौन से एप्लीकेबल होते हैं, क्या कहते हैं वो रूल, राइट। नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेशन, आपको आना चाहिए किसका, कैलकुलेशन आना चाहिए किसका, आईओसी का, आईओडी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने बहुत डिटेल में किया है, मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुके रिगार्डिंग। और जो डीके गोयल के अभी जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ बैक एक्सरसाइज पार्टनरशिप फंडामेंटल की, उसके सारे क्वेश्चन में मैंने डिटेल में आईओडी का कैलकुलेशन बताया है, राइट। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, राइट, आईओडी के कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। और उसमें क्या मेथड लगते हैं, एज वी नो सिंपल मेथड लगता है आईओडी के लिए, प्रोडक्ट मेथड जो है वो लगाते हैं हम, और तीसरा एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं। तो ये एवरेज पीरियड जो मेथड है दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है आईओडी कैलकुलेशन का, कि अगर बिगनिंग में, मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ किया गया है तो आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज पीरियड कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मिडल ऑफ द मंथ किया गया है देन हाउ डू वी कैलकुलेट
एवरेज पीरियड एंड आईओडी अगर एंड पे किया है, अगर क्वार्टरली जो ड्राइंग्स हैं वो की गई हैं, अगर सिर्फ 6 मंथ के लिए ही किया गया है, राइट, नॉट फॉर द फुल ईयर, तो वो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से करवाया है, तो उसमें कोई इशू नहीं आने वाला, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव profit and loss appropriation account. The most important thing in this chapter is profit and loss appropriation account. ये बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं, राइट, ये बहुत डिटेल में हमने किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर वो आपने वीडियोस देखे हैं, अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो यू कैन टेल मी, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आपको बड़ा ही क्लियर होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप इसमें से फुल स्कोर करो। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आती हैं। खर्चे मीन्स जो अप्रोप्रिएशन फर्म कर रही है, राइट, सपोज सैलरी देना, कमीशन देना, आईओसी देना, आईओडी चार्ज करना, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स बहुत, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। कैपिटल अकाउंट्स जो है वो कैसे बनते हैं फर्म के, इसमें एज वी नो, ये भी हम कर चुके हैं डिस्कस, कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, कि फिक्स्ड जो कैपिटल मेथड है उसको आप कैसे करके चलते हो, और फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल मेथड है उसमें कैसे जो है हम अकाउंट्स बना के चलते हैं। फिक्स्ड में आपको पता है आपको कैपिटल फिक्स्ड रखनी है, तो फिक्स्ड रखनी है तो आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज करंट अकाउंट, राइट। और फ्लक्चुएटिंग है तो कोई इशू ही नहीं है, कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है तो कोई इशू नहीं है, तो एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट वी हैव लोन, लोन टू द फर्म और लोन बाय द फर्म। ये दोनों दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस पे इंटरेस्ट जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस केस में जो है लोन अकाउंट भी बनाया जाता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें से 100% क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चीज, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने आपको बताया हुआ है कि तीन चीजें हैं हमारी, मैनेजर्स कमीशन, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, ये चार्ज है। बाकी सॉरी, बाकी सारी जो चीजें हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। चाहे वो आप आईओसी की बात कर रहे हो, चाहे आप आईओडी की बात कर रहे हो, चाहे आप सैलरी की बात कर रहे हो, चाहे आप कमीशन की बात कर रहे हो, चाहे आप ट्रांसफर टू रिजर्व की बात कर रहे हो, वो सारी चीजें अप्रोप्रिएशन है, राइट। तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जो आइटम्स है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, और जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम करते हैं वो कहाँ किया जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ सकता है कि आप जो कमीशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हो, राइट। नेक्स्ट वी हैव पास्ट एडजस्टमेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट एडजस्टमेंट्स, राइट। पास्ट एडजस्टमेंट ये है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। इसमें इसके अभी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, फ्रॉम क्वेश्चन 41 टू 49 तक, ये सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं वीडियोस के गोयल के, बहुत डिटेल में हमने किया है इसको, पास्ट एडजस्टमेंट को, कि अगर जो है हम पार्टनरशिप फर्म से कुछ मिस हो जाता है, कुछ ओमिट हो जाता है या कुछ एरर हो जाता है, तो उसको बिना अकाउंट्स को जो कि हमने क्लोज कर दिए, राइट, उसको बिना ऑल्टर किए, उनको बिना छेड़े, हम जो है इसमें कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंगल adjustment entry and with the help of separate adjustment entries, right।
तो ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, राइट? जिसको आप बोलते हो टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट्स। उस टेबल की हेल्प से आप जो है अमाउंट निकालते हो पार्टनर का, डेबिट का और क्रेडिट का, जिसकी हेल्प से आप वो एडजस्टमेंट एंट्री करते हो। तो वो आपको टेबल बनाना जो है वो आना चाहिए, तो अदरवाइज आप जो है एंट्री नहीं कर पाओगे, राइट? नेक्स्ट वी हैव लास्ट वन थिंग इन दिस चैप्टर इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट कि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को या दो पार्टनर मिलके किसी और पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें जो इतना प्रॉफिट है इस फर्म से मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को कम प्रॉफिट हो रहा है या फर्म को लॉस हो रहा है, तो हम अपने जो है हिस्सा सेक्रीफाइस करके, अपना शेयर सेक्रीफाइस करके तुम्हें वो जो गारंटेड हमने प्रॉफिट किया है वो पूरा करके देंगे। तो उस केस में क्या जो है वर्किंग होती है, क्या उसका आप कैसे सॉल्यूशन करते हो, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे होता है एंड आपके फर्स्ट चैप्टर का, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। नाउ लेट्स कम एंड सी द चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 हम देख लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है? तो एक तो आपको पता होना चाहिए ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है एंड गेनिंग रेशियो क्या है। तो ये जो रेशियोज है इनका आपको पता होना चाहिए, राइट? जो मेन पीएसआर होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो ओल्ड रेशियो होती है। तो अगर ये होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, राइट? प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पे कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, राइट? एग्जिस्टिंग पार्टनर ही किसी ना किसी वजह से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना चेंज करते हैं कुछ टाइम बाद, तो उसमें आप कैसे ट्रीटमेंट करने वाले हो? तो ओल्ड रेशो क्या था, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, फिर न्यू रेशो कैसे बनी, किसने कितना गेन किया, तो ये सब रेशोज का आपको पता होना चाहिए। जैसे आप सॉन्ग जो वर्ड है उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो कि अगर आपको सेक्रीफाइसिंग चाहिए तो आप क्या कर दोगे, ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे, राइट? और अगर आपको गेनिंग चाहिए तो आप क्या कर दोगे, न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे, राइट? तो ये आपको रेशियोज का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है गुडविल। गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है। तो परचेज्ड गुडविल क्या है? परचेज्ड गुडविल क्या है? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। तो कौन सी जो गुडविल है वो अकाउंट्स में दिखती है आपको, बैलेंस शीट में दिखती है आपको, और कौन सी आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते? तो परचेज जो गुडविल होती है वो आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, राइट? वो दिखती है बैलेंस शीट में अगर आपने खरीदी है गुडविल। तो अगर सेल्फ जनरेटेड है, खुद के एफर्ट से आपने वो गुडविल बनाई है, तो वो आपको बुक्स में नहीं दिखती, राइट? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो एज वी नो, तीन मेथड्स हैं हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये बहुत इजी है, ये तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए। कि एवरेज पीरियड क्या है, सिंपली 3-4 साल का वो आपको प्रॉफिट दे देंगे, राइट? तो उसको आप तीनों को प्लस करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और जितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपकी गुडविल आ जाती है। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जितना होता है बाकी फर्म्स का, उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट, राइट? तो ये बहुत सिंपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हो। जो 3 नंबर हैं वो आपके
आपको मिल जाते हैं इसमें से, अगर आपको ये अच्छे से आता है तो। इसमें बस थोड़ा ये रहता है कि एडजस्टमेंट थोड़ी आपको करनी पड़ती है कि अगर एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है, तो वो आप उसकी एडजस्टमेंट अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट इजीली कर पाते हो, राइट। नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है गुडविल का, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या रहता है इस चैप्टर में, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और नेक्स्ट वी हैव और क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें आपको देखने होते हैं, राइट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिस्क एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, इनका क्या ट्रीटमेंट रहता है, राइट। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। और जो जो डिफरेंट रिजर्व्स होते हैं लाइक WCR और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इनका कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, तो इन सबका क्या ट्रीटमेंट रहता है। जब चेंज किया जाता है तो इनको जो पुरानी रेशो में है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इफ क्लेम इज नॉट देयर, इफ इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो अगर फ्लक्चुएशन है तो उतना आप इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर देते हो, बाकी जो बचेगा वो क्या करते हो आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सेम इज द केस विद WCR। तो आगे है हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, राइट। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन में आप क्या करते हो कि एसेट्स की जो वैल्यू है अब इस टाइम पे वो बढ़ी है या कम हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रॉफिट लॉस निकालते हो, रिवैल्यूएशन एक अकाउंट बनाते हो, राइट। तो जो इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीज हो रही है एसेट्स की वैल्यू वो डेबिट साइड पे डाल देते हो, अगर डिक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी इंक्रीज होती है वो आप क्रेडिट साइड पे डाल देते हो। तो फाइनली आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालते हो जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए आपको। इसमें जो जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज कि एसेट बढ़ा तो क्या जर्नल एंट्री होगी, एसेट कम हुआ तो कौन सी जर्नल एंट्री होने वाली है, लायबिलिटी कम हो रही है बढ़ रही है तो कौन सी जर्नल एंट्री होने वाली है, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं इसमें, फिर रिवाइज्ड नए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे, रिवाइज्ड वाली जो बैलेंस शीट है वो बनेगी, वो आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है गुडविल भी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको कैलकुलेशन वही सेम आना चाहिए जो हमने अभी पीछे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया, कि जो न्यू रेशो है वो क्या है। न्यू रेशो का पता होना चाहिए, ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो एडमिशन के टाइम भी सारा कुछ सेम होता है। फिर हमारा रिवैल्यूएशन किया जाएगा एसेट्स लाइबिलिटीज का, जो कि हम पीछे कॉन्सेप्ट करके आए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रिजर्व्स का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज का वही सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। और रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है, राइट। तो एडमिशन भी हमारा कवर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ पे क्या क्या आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए। शेयर इन गुडविल,
शेयर इन गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो डिजीज पार्टनर है उसका आप गुडविल का शेयर जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। उसका जो शेयर है रिजर्व्स में, शेयर इन रिजर्व्स, वो भी आपको देना पड़ेगा, वो भी आपको कैलकुलेट करना है, राइट। शेयर इन रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो हमें जो है इस टाइम भी एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यू करनी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो उसमें उसका कितना शेयर है, राइट, वो भी आपको देना है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन आपको ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आने के चांसेस है एग्जाम में, वो क्या है आपका, एक तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए, किसका, डेड पार्टनर का। डिजीज्ड पार्टनर है जो जो पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। और जितना बैलेंस निकलता है फिर वो आप किसको ट्रांसफर करते हो, वो एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो दोनों अकाउंट्स आपको बनाने आने चाहिए, डेड पार्टनर का भी और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी, राइट। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट वी हैव डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। So there is a huge difference between the dissolution of partnership and dissolution of partnership firm, right? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि हमने जो ओल्ड जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया और रिकंस्ट्रक्शन किया एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म का। कि क्यों करना पड़ा हमें, पार्टनरशिप जो है वो कब रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं हम, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है तब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, राइट, उसका। चाहे आप एडमिशन ले रहे हो नए पार्टनर का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तब होता है पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि जब फर्म अपना बिजनेस ही क्लोज डाउन कर रही है तो वो कम्स टू एन एंड, बिजनेस कम्स व्हेन बिजनेस कम्स टू एन एंड, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें जो एसेट्स हैं, जब आप बिजनेस ही बंद कर रहे हो तो उसमें जो एसेट्स हैं वो क्या किए जाएंगे, वो बेचे जाएंगे। एसेट्स जो है वो सेल कर दिए जाते हैं। और लाइबिलिटीज क्या, उनका क्या करोगे आप, लाइबिलिटीज को आप पे ऑफ करोगे, राइट, उनका पेमेंट किया जाता है। और जो रिमेनिंग बचा आपका, तो वो आप क्या करोगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दोगे। तो इसमें मेन चीजें क्या है डिसोल्यूशन में, तो इसमें आपको रियलाइजेशन जो है अकाउंट वो इम्पोर्टेंट है कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आप कैसे बनाओगे, राइट। इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज जो है वो आपको आनी चाहिए। और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। और नेक्स्ट आपको इसमें बैंक अकाउंट बनता है, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट जो कि आपका इक्वल आना चाहिए, राइट। कोई पैसा उसमें बचना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, राइट। तो जितना आया जितना पे किया वो इक्वल आना चाहिए आपका बैंक अकाउंट। और इसमें जो कैपिटल अकाउंट्स है पहले वो भी बनेंगे रिवाइज्ड वाले, और लोन अकाउंट है वो भी इसमें बनेगा, राइट। तो इसके रिगार्डिंग ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। होप दिस पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग है इसका जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो भी आपको क्लियर हुआ, और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं और कैसे कैसे आप उनको क्विकली रिकैप उनका करने वाले हो वो भी क्लियर हुआ। तो ये एक बार हम देख लेते हैं इनका रिकैप, फिर हम चलते हैं बुक 2 पे, राइट। तो क्या क्या देखा हमने, तो ये हमारा था पूरा का पूरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में, बुक 1 के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं बुक 2 में से आप कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हो और कैसे उनको करने वाले हो। तो बुक 2 वी हैव अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में
फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका रहने वाला है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, राइट? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग, just give me a second. Accounting for companies. This is our book number 2, right? तो इसमें चैप्टर 1 है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इशू ऑफ शेयर्स। तो इसमें आप कौन कौन सी चीजें देखने वाले हो? इसमें एक तो जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट कॉल की हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल की हो, फोर फीचर की हो, रीइश्यू की हो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की हो, इशू कैसे आप शेयर्स को करने वाले हो, एट पार, एट प्रीमियम। डिस्काउंट में हम इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे री इशू किए जा सकते हैं, बट वी कांट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर पार पे इशू हो रहे हैं तो कैसे आप जर्नल एंट्रीज करने वाले हो, प्रीमियम पे हो रहे हैं तो कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज करने वाले हो। ये ऑलमोस्ट मतलब दो दो जर्नल एंट्री होती है हर एक चीज के लिए, राइट? तो वो आपको सेम रहती हैं हर केस में। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पार पे होती है तो कैसे करनी है, प्रीमियम पे अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो कैसे करने हैं, और अगर फोर फीचर हो रहा है तो उसकी एक ही जर्नल एंट्री आपको माइंड में सेट करके चलनी है कि कैसे होती है, री इशू की कैसे होती है। तो ये सब आपको आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज और कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इनका अगर अकाउंट खोल के चलते हो आप, क्वेश्चन बोलता है तो इसको आप कैसे ट्रीट करने वाले हो, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कब इसको इसका अकाउंट क्लोज करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। द मेन थिंग इन दिस चैप्टर इज प्रोरेटा। प्रोरेटा अलॉटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो है खिचड़ी पक के इनकी आने वाली है, तीन चीजों की मेनली आपको क्वेश्चन में, प्रोरेटा, फोर फीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। एक ही क्वेश्चन में आपको सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिलेंगे, राइट? तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जिसको बोलते हो आप, उसके तीन मेथड्स कौन से हैं, राइट? कि कब आप रिफंड करते हो, या प्रोपोर्शनेटली जो अलॉटमेंट है वो करते हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करते हो, तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, राइट? और फोर फीचर एज वी नो, अभी बात की हमने फोर फीचर, इसका इम्पोर्टेंट है री इशू। री इशू भी इम्पोर्टेंट है बहुत, री इशू ऑफ शेयर्स। और नेक्स्ट है इसका जो अभी हमने डिस्कस किया केस आता है कि ट्रांसफर टू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आप करने वाले हो, उसका कैलकुलेशन जो है वो मेन रहता है इसमें, राइट? तो ये हो गया आपका ये अकेला ही चैप्टर 14 to 18 मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का तो रहता ही है। तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाने वाले हो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आओ, राइट? तो इसका एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स सॉरी। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में अगर आपको शेयर्स आता है, शेयर्स वाला चैप्टर, तो ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, जर्नल एंट्रीज वगैरह सेम रहती है। इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन इसमें ये रहता है कि अगर आपने जो है प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, लाइक अगर ये डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते हैं, ठीक है? तो डिबेंचर्स इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है? इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार, उसका क्या ट्रीटमेंट जो जर्नल एंट्री रहती है? डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार, और इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये सारे केसेस जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए, इनकी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट?
तो ये होता है आपका सेकंड बुक भी यहाँ पे कंप्लीट, 2 चैप्टर्स थे इसमें। नेक्स्ट वी हैव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक नंबर 3। बुक नंबर 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी फर्स्ट चैप्टर है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो इसमें ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो उसका क्या मतलब है, राइट। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। मेजर हेड्स और सब हेड्स आपको पता होना चाहिए। लाइक डिबेंचर्स है, वो कहाँ पे आएंगे, मेन हेड उसका क्या रहेगा, सब हेड क्या रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का आना चाहिए। फोरफिटेड जो शेयर्स अकाउंट है वो किस हेड के अंडर आता है, बिल्स पेबल किस हेड के अंडर आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है वो किस हेड के अंडर आते हैं, उसका मेन हेड क्या है, उसका सब हेड क्या है। ऐसे ही अगर हम एसेट्स की बात करें तो जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंटरीज हैं, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, उनका मेन हेड क्या रहता है और सब हेड जो है बैलेंस शीट में वो कहाँ दिखते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। और ऐसे ही नेक्स्ट आपको आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो भी आपको पता होना चाहिए, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो क्लियरली हेड वाइज, हेड सब हेड वाइज आपको पता होना चाहिए, राइट। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आता है, फिर अदर इनकम्स आता है, देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, और सारा एक्सपेंसेस का टोटल करते हो, फिर नीचे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो, फिर टैक्स आप डिडक्ट करते हो, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो ये फॉर्मेट आपके माइंड में क्लियरली सेट होना चाहिए, राइट। सेकेंड चैप्टर आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें आपके चार जो हैं टूल्स होते हैं, राइट। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस अगर आप करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका एनालिसिस आप कौन कौन से टूल की हेल्प से कर सकते हो। चार टूल्स होते हैं। नंबर 1 कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, नंबर 3 रेशियो एनालिसिस, एंड नंबर 4 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चार टूल यानी कि चार चैप्टर ये आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने में, कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इनकम स्टेटमेंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, उसमें जो है आपका कैसे आप एनालाइज उसको कर सकते हो। एनालाइज करना मीन्स उसको कंपेयर करना, उसको देखना कि कहाँ जो है लैग बिहाइंड कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ हमको और एफर्ट्स डालते हैं, कॉस्ट में रिडक्शन कैसे करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करना है, वेस्टेज जो है उसको कम कैसे करना है, और कौन सी मशीनरी लगानी है, कौन सी डिस्पोज ऑफ करनी है। तो ये सब हेल्प करता है, ये वाले टूल्स, राइट। तो इनकी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन में से भी 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं कि लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करके चलता है, ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस पे बेस्ड जो होता है। अगर हम बैलेंस शीट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बना रहे हैं तो एनालिसिस भी उसकी हेल्प से ही करेंगे ना, वही बैलेंस शीट उठाएंगे। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक बनता है। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करके चलता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजर, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, इसको इग्नोर करके चलता है। बायसनेस जो है वो इसमें आती है, फ्री नहीं है बायस से। और विंडो ड्रेसिंग भी इसमें होती है, तो ये अकॉर्डिंगली गलत पिक्चर जो है बिजनेस की आपको दिखा सकता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज। तो इनके एक तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर बनाने को बोला है एग्जाम में तो उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। फॉर्मेट बैलेंस शीट का भी आपको पता होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट का भी आपको पता होना चाहिए। अगर कॉमन साइज आ जाता है एग्जाम में तो उसका फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए, बैलेंस शीट का भी और इनकम स्टेटमेंट का भी, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का, राइट। तो ये फॉर्मेट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो बस वैसे ये फ्री के मार्क्स है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। कंपैरेटिव क्या होता है, एक कंपैरेटिव मतलब 2 सालों का आप कंपैरिजन कर रहे हो, राइट। और उसका एब्सोल्यूट चेंज भी निकाल रहे हो, परसेंटेज चेंज भी निकाल रहे हो, राइट।
और कॉमन साइज में क्या होता है, एक ही जैसे लाइबिलिटी साइड का टोटल ले लिया, लाइबिलिटी साइड के टोटल से आप कंपेयर कर रहे हो कि जो क्रेडिटर है वो कितना परसेंटेज है, बिल्स पेबल है वो कितना परसेंटेज है लाइबिलिटीज का, वैसे ही एसेट, टोटल एसेट जो है वो आप बेस ले लेते हो। तो कॉमन साइज में मेनली क्या होता है कि एक ही साल का आप कर रहे हो, राइट, सॉरी, और कंपैरेटिव में आप 2 सालों का कंपेयर कर रहे हो। कॉमन साइज में सपोज आपने टोटल एसेट का कि नॉन करंट एसेट कितने परसेंटेज है टोटल एसेट की, और करंट एसेट्स कितने परसेंटेज है, तो ये आप ऐसे करते हो। तो अगर आपको फॉर्मेट्स क्लियर हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला, तो ये फ्री के मार्क्स हैं। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियोज। ये एक बहुत बड़ा और मेजर जो है चैप्टर है, राइट, अकाउंटिंग रेशियोज। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूलाज क्या है, राइट। तो पहला जैसे पार्ट होता है आपका लिक्विडिटी रेशियोज, राइट, और आप उसको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज भी बोलते हो, जिसमें आपका मेनली दो ही रेशियो आती हैं, एक आता है करंट रेशियो, और करंट रेशियो पूरा लिख लेते हैं, करंट रेशियो। दूसरा आता है इसमें क्विक रेशियो। क्विक रेशो को आप और भी बोलते हो, दूसरा नाम आ जाए तो ये मत बोलना कि ये तो हमें पता ही नहीं था। एसिड टेस्ट रेशो बोलते हो इसको, एसिड टेस्ट रेशो, और लिक्विड रेशो भी बोलते हो इसको, लिक्विड रेशो भी। तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में या लिक्विडिटी रेशो में दो ही आती है मेन, करंट रेशो, क्विक रेशो, इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। तो ये ऊपर नीचे रख के आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी, और यू कैन से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें आपको कंपनी की जो लंबे टाइम की सॉल्वेंसी है, लिक्विडिटी है, वो पता चलती है। जिसमें कि आपका आ जाता है मेनली डेट टू इक्विटी रेशो आ जाती है, डेट टू इक्विटी रेशो, और इसमें आ जाता है आपका टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, और इसमें क्या आ जाता है, और इसमें प्रोप्राइटरी रेशो आ जाती है, प्रोप्राइटरी रेशो, और आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये आपको सबको इनके इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। डेट इक्विटी में क्या होगा, ऊपर डेट ले लोगे, नीचे इक्विटी ले लोगे, राइट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब टोटल शेयर कैपिटल, राइट, शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स में क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स ऊपर आ जाएंगे, नीचे आपका शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट, डेट है ना, लॉन्ग टर्म डेट। प्रोप्राइटरी रेशो में आपका क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड ऊपर आ जाएंगे, शेयर होल्डर्स फंड नीचे, टोटल एसेट्स आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट आपको कितना देना है। तो ये सारे आपको फॉर्मूलाज इसके पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज, तो एक्टिविटी में आपकी कौन सी आ जाती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और आपकी आ जाती है इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स रेशो, ट्रेड पेबल्स रेशो, एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये आपको इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ये आपके जो है रिसोर्सेज जो फर्म के कैसे यूज किए जा रहे हैं, कैसे यूटिलाइज किए जा रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस है फर्म का, उसको चेक करने के लिए ये रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें ऊपर इसमें आप मेनली लेते हो कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे आप ले लेते हो एवरेज इन्वेंट्री। वैसे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आपके नीचे, आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, इसके नीचे आपके आएंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स आएंगे, और इसके नीचे आएगा वर्किंग कैपिटल। तो ऊपर क्या लेने वाले हो इसके, तो अगर ट्रेड रिसीवेबल रेशो आप कैलकुलेट कर रहे हो, नीचे आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ले रहे हो, और ऊपर आप क्या लेने वाले हो, क्यों अराइज हुए ये ट्रेड रिसीवेबल, तो वो हमारा क्रेडिट सेल्स की वजह से अराइज होंगे, हुए होंगे ना आपके डेटर्स बिल्स पे रिसीवेबल। तो आप ऊपर क्रेडिट सेल्स लेने वाले हो। ट्रेड पेबल आपके क्यों अराइज होते हैं, आपने उधार में परचेज किए, राइट, क्रेडिट पे परचेजेस किए हैं, तो जिसके कारण आपका क्या है, क्रेडिटर अराइज हो जाते हैं।
और बिल्स पेबल अराइज हो जाते हैं, तो आप ऊपर क्या लेने वाले हो, क्रेडिट परचेजेस लेने वाले हो। ये नेट लेना है आपको, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट परचेजेस, जो रिटर्न्स है वो माइनस करके। तो ये अगर लॉजिकली आप सोचोगे तो चीजें बहुत आसान है। आपको क्रैमिंग करने की, मगअप करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा न्यूमिनेटर में क्या रखना है, डिनोमिनेटर में क्या रखना है, राइट। वर्किंग कैपिटल जो है आपकी, नीचे आप वर्किंग कैपिटल लेने वाले हो, ऊपर आप क्या लेने वाले हो, सेल्स लेने वाले हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेने वाले हो, राइट। उसका ये आपको रिलेशन बताती है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ जाती हैं, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपका क्या आ जाएगा, सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो इसमें आपका आ जाएगा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये आप सब इनको सेल्स के रेफरेंस से लेने वाले हो कि सेल्स, विद द हेल्प ऑफ सेल्स आप कैलकुलेट करने वाले हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नीचे सेल्स इंटू 100, तो ये परसेंटेज में नेट प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स एक ही बात है। तो नीचे सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेने वाले हो, नीचे सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर लेने वाले हो, नीचे सेल्स इंटू 100। आरओआई में आप क्या लेने वाले हो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेने वाले हो, और नीचे आप कैपिटल एम्प्लॉयड रखने वाले हो, राइट। तो ये इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस किस चीज का रिलेशन बैठा रहे हो, जो आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, तो वही ऊपर नीचे आएगा। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प मिला होगा इससे समझने में सारी चीजों को। एंड ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करो। एंड कुछ भी इश्यू आता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।